जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एकलव्य गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही आपकी विज्ञान की क्लास भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने विज्ञान के पहले पार्ट की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, पहले हम विज्ञान को पढ़ने से पहले, विज्ञान में दोस्तों आपकी शुरुआत होती है रसायन विज्ञान से। तो रसायन विज्ञान को पढ़ने से पहले हमें तत्वों के नाम और उनके प्रतीक के बारे में कुछ सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक के तत्व, उनके प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक लिखूंगा। तो दोस्तों, एक परमाणु क्रमांक पर हमारा तत्व आता है हाइड्रोजन, इसे H से लिखते हैं। 2 पर आता है दोस्तों हीलियम, इसे He से लिखते हैं। 3 पर आता है दोस्तों लिथियम, और दोस्तों 4 पर आता है बेरिलियम। 5 पर आता है बोरान। 6 पर आता है कार्बन। 7 पर आता है नाइट्रोजन। 8 पर आता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। 9 पर आता है क्लोरीन, और फिर 10 पर आता है नियोन। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इनके नाम लिखेंगे। हाइड्रोजन, ये तो है दोस्तों हमारा हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, इसे लिखते हैं हम हीलियम। इसे बोलते हैं दोस्तों लिथियम। इसे बेरिलियम। ये हो गया दोस्तों बोरान। और C4 होता है दोस्तों कार्बन। ये नाइट्रोजन। ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन। ये होता है आपका फ्लोरीन। ये होता है नियोन। 1 पर दोस्तों हमारा होता है हाइड्रोजन, जिसे H से लिखते हैं। 2 पर होता है हमारा हीलियम, जिसे He से लिखते हैं। और 3 पर होता है लिथियम, जिसे हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 पर होता है बेरिलियम, जिसे Be से लिखते हैं। 5 पर होता है बोरान, जिसे B से लिखते हैं। 6 पर होता है कार्बन, जिसे C से लिखते हैं। और 7 पर होता है नाइट्रोजन, जिसे N से प्रदर्शित करते हैं। 8 पर होता है ऑक्सीजन, जिसे O से लिखते हैं। 9 पर होता है फ्लोरीन, जिसे F से लिखते हैं। 10 पर होता है नियोन, जिसे Ne से लिखते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने बचे हुए तत्वों की ओर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने बचे हुए तत्वों की ओर। तो दोस्तों, अगला परमाणु क्रमांक आएगा 11, जिसपे क्या होता है सोडियम। फिर आता है 12 पर क्या है मैग्नीशियम। फिर आता है दोस्तों 13 पे क्या होगा एल्यूमिनियम। फिर आता है दोस्तों 14 पे क्या होगा सिलिकॉन। फिर आता है दोस्तों 15 पर क्या होगा फास्फोरस। फिर आता है दोस्तों 16 पर क्या होगा सल्फर। फिर आता है दोस्तों 17 पर क्या होगा क्लोरीन। फिर दोस्तों आता है 18 पर क्या आता है हमारा दोस्तों आर्गन। फिर आता है दोस्तों 19 पर क्या होता है दोस्तों हमारा पोटेशियम। फिर आता है दोस्तों 20, और 20 पर हमारा होता है कैल्शियम। तो दोस्तों, आपको ये सारे तत्व ऐसे इसी तत्व प्रकार याद होने चाहिए तत्वों के नाम अनुसार, जैसे हम पहाड़ याद करते हैं 2 एकम 2 2 दूनी 4। उसी प्रकार दोस्तों, आपको ये रसायन विज्ञान में तत्वों के नाम भी याद होने चाहिए परमाणु क्रमांक के अनुसार। जैसे दोस्तों, ये क्या है सोडियम। ठीक है दोस्तों, Na से क्या रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम। और दोस्तों Na से किसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीशियम। ये एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, Al से रिप्रेजेंट करते हैं एल्यूमिनियम को। Si से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों सिलिकॉन को।
और P से रिप्रेजेंट करते हैं फास्फोरस को। ठीक है दोस्तों, S से रिप्रेजेंट करते हैं सल्फर को, Cl से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों क्लोरीन को, और Ar से रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन को, K से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम को, और Ca से रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम को। तो दोस्तों आपको ये याद हो जाएंगे। 11 पे क्या है Na से किसे रिप्रेजेंट करते हैं सोडियम को, 12 पर Mg का मतलब मैग्नीशियम, 13 पर Al का मतलब एल्यूमिनियम, 14 पर Si मतलब सिलिकॉन, 15 पर P फास्फोरस, 16 पर S सल्फर, 17 पर Cl क्लोरीन, 18 पर आर्गन Ar, 19 पर K पोटेशियम और 20 पर Ca कैल्शियम। तो दोस्तों ये आपको तत्वों के नाम जो है वो इसी प्रकार उंगली पर याद होने चाहिए जैसे हमें गिनतियां याद होती हैं, जैसे 1 पर हाइड्रोजन, 2 पर हीलियम, 3 पर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद दोस्तों फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये दोस्तों आपको इनके नाम के अनुसार और परमाणु क्रमांक के अनुसार इसी प्रकार याद होने चाहिए। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जो हमारा पहला पाठ है। ठीक है दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन का मतलब बदलाव। दोस्तों हम अपने सामान्य जीवन में 2 तरीके के परिवर्तन पढ़ते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे किसी की जैसे दोस्तों कोई गाड़ी चल रही है, उसे क्या बोलते हैं, वो है भौतिक परिवर्तन। गाड़ी का चलना, बर्फ का पिघलना, ये सब क्या है दोस्तों, भौतिक परिवर्तन। और दोस्तों रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे दोस्तों लकड़ी का जलना, दूध का जमना, ये क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनको वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें वापस पुरानी अवस्था में या अपनी पिछली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे दोस्तों गाड़ी चली, मान लो ये यहाँ पर गाड़ी थी, यहां से चलकर ये दोस्तों हमारी कोई गाड़ी है, ये ए स्थान से चलकर बी स्थान तक गई, तो दोस्तों ये वापस चलकर इधर भी आ सकती है। इसी प्रकार दोस्तों मान लो ये हमारा गिलास है और गिलास में पानी भरा हुआ है, दोस्तों हमने इसे जमा दिया, ये कन्वर्ट हो गया बर्फ में। ठीक है दोस्तों, और अगर हम दोस्तों इसे गर्म कर देंगे तो ये वापस से किसमें बदल जाएगा, पानी में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, जो अपनी अवस्था में वापस आ जाए, और जो अपनी अवस्था में पुरानी अवस्था में वापस ना आए उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों आप इनके अनेक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों अब हम चलते हैं जो हमारा पाठ है, क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं दोस्तों ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं दोस्तों, जैसे कि किसी की अवस्था में परिवर्तन होना, ठीक है दोस्तों, किसी के ताप में परिवर्तन होना, किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन होना, और किसी पदार्थ के दोस्तों
अवस्थाओं में परिवर्तन होना क्या कहलाता है दोस्तों? ये रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों मान लो हमारा कोई लोहे की वस्तु है, लोहे की कील है, वो अगर खुले में रखी है तो थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद, कुछ समय पश्चात उस पर क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। और जंग लगने के बाद दोस्तों क्या होता है? उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगर आप कोई सब्जी है, बनी हुई सब्जी आपकी, आप उसे खुले में रख दोगे तो दोस्तों खुले में रखी हुई है तो उस पर कुछ समय पश्चात क्या होगा दोस्तों? वो खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। वो भी क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होता है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले पार्ट के दूसरे हिस्से पर, जिसका नाम क्या है दोस्तों? रासायनिक समीकरण। क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दोस्तों क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? उत्पाद बनाते हैं। रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसे दोस्तों हम समझ सकते हैं कि मानो कोई ए और बी, ये क्या है दोस्तों? अभिकारक हैं। और दोस्तों ये क्रिया करके आपस में और कोई संयुक्त पदार्थ बना रहे हैं दोस्तों। मान लेते हैं हम सी व डी बना रहे हैं। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों? उत्पाद कहलाएंगे। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाएगी दोस्तों। तो रासायनिक समीकरण आप समझ गए होंगे, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये दोस्तों दो हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आपस में क्रिया करके या तो दोस्तों एक उत्पाद बनाएंगे या एक से अधिक बनाएंगे, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंतित मत होना, अभी आपको पूरे विस्तार से समझाया गया कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, और कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो दोस्तों रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हम समीकरणों को संतुलित करते हैं? क्यों कोई समीकरण लिखी हुई संतुलित नहीं हो सकती और क्यों हमें करना पड़ता है? तो दोस्तों इसके पीछे कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि दोस्तों आपने अपनी पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि द्रव्यमान जो होता है वो ना तो नया बनाया जाता है किसी भी अभिक्रिया में और ना ही नष्ट किया जाता है। तो दोस्तों इस कारण इससे ये अर्थ निकलता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक पक्ष होता है उसके अणुओं का कुल द्रव्यमान उत्पाद पक्ष के अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। इस कारण ही दोस्तों हमें क्या करना पड़ता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। इसका उदाहरण दोस्तों हम ले सकते हैं, जैसे दोस्तों ये Zn की रिएक्शन कराते हैं हम दोस्तों H2SO4 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ZnSO4 प्राप्त होता है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दोस्तों Zn क्या होता है? जिंक होता है और H2SO4 को बोलते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों यही तेजाब भी है। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही दोस्तों साधारण बोलचाल की भाषा में तेजाब बोलते हैं
और दोस्तों ये आपका बन गया जिंक सल्फेट। ठीक है दोस्तों, और ये है आपका हाइड्रोजन। दोस्तों ये संतुलित अवस्था में है। आप कहेंगे संतुलित अवस्था में कैसे है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी के अणु की संख्या समान है। यहाँ पर दोस्तों जिंक 1 है। ये कौन सा पक्ष होता है दोस्तों, अभिकारक पक्ष। इसमें दोस्तों क्या है, क्या होता है दोस्तों, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, ये कौन सा पक्ष होता है, अभिकारक पक्ष। इसे दोस्तों LHS भी बोल देते हैं, या फिर बायां पक्ष। और दोस्तों ये क्या होता है, उत्पाद पक्ष। मतलब हमारा क्या रिजल्ट बन के आया, क्या प्राप्त होता है, इसे दोस्तों RHS बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दायां पक्ष। ठीक है, तो दोस्तों जब हम अभिकारक पक्ष के Zn देखा हमने 1 है, और यहाँ उत्पाद पक्ष में भी 1 है। फिर दोस्तों हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 अणु हैं, और हमने इधर देखा दोस्तों यहाँ भी 2 अणु हैं। सल्फर 1 अणु है, यहाँ पर भी 1 अणु है। ऑक्सीजन के दोस्तों 4 अणु हैं, तो यहाँ पर भी 4 अणु हैं। अर्थात ये समीकरण जो है दोस्तों संतुलित अवस्था में है। इसे हमें संतुलित करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों ये समीकरण क्या है, संतुलित अवस्था में है। इसी प्रकार दोस्तों हम अणुओं के बेस पर, अणुओं के आधार पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को मद्देनजर रखते हुए समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि कैसे किसी अभिक्रिया को संतुलित करने के कौन कौन से चरण होते हैं और हम कैसे उसे संतुलित करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं समीकरणों को संतुलित करना सीखने के लिए। तो दोस्तों इसके निम्न चरण या फिर स्टेप हो सकते हैं। देखो दोस्तों, स्टेप को हिंदी में बोलते हैं चरण। स्टेप फर्स्ट में दोस्तों हम क्या करेंगे, मूल यौगिकों को बॉक्स के अंदर बंद कर दें। दोस्तों अब इसे समझेंगे कैसे। दोस्तों मैं एक आपके सामने उदाहरण लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने लिया आयरन और प्लस जल के अणु। तो दोस्तों हमें मिलता है Fe3O4 प्लस H2। अब दोस्तों हम जानते हैं ये समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हमें इन यौगिकों को बॉक्स के अंदर बंद करना है। किस प्रकार, इस प्रकार दोस्तों इन्हें बॉक्स के अंदर बंद करना है। ये हमारा पहला चरण है। दोस्तों हम इन्हें बॉक्स के अंदर क्यों बंद कर रहे हैं, जिससे दोस्तों हमें ध्यान रहे कि हमारा मूल यौगिक क्या था, हमें प्रारंभ में क्या दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। स्टेप सेकंड में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें LHS लिखना है एक साइड, और एक साइड लिखना है RHS। और दोस्तों हमें तत्व लिखने हैं जो हमारे इस समीकरण में दिए हुए हैं। जैसे दोस्तों एक है आयरन, फिर है हाइड्रोजन और फिर है ऑक्सीजन। और हमें दोस्तों इनकी संख्या लिखनी है कि LHS में अर्थात अभिकारक पक्ष में कितने हैं और उत्पाद पक्ष में कितने हैं। यहाँ पर दोस्तों आयरन के 1 अणु है, यहाँ पर दोस्तों 3 है। फिर हाइड्रोजन के देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों 2 अणु हैं और यहाँ पर भी 2 ही अणु हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर दोस्तों 1 अणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। स्टेप थर्ड। ठीक है दोस्तों, स्टेप थर्ड में दोस्तों हम जिसके सबसे ज्यादा अणु होते हैं उस यौगिक को उठाते हैं। ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा अणु हैं 4, कहां पर, यहां पर। दोस्तों हम ये लेंगे, इसमें दोस्तों ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 4, तो हम इधर वाला भी दूसरा अणु लेंगे, इसमें कितने अणु हैं ऑक्सीजन के 1।
तो दोस्तों दाएं पक्ष में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1, ठीक है, और बाएं पक्ष में है 4। तो दोस्तों इसे 4 बनाने के लिए हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी। किस वाले पक्ष में? दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष भी कौन सा वाला दोस्तों? जिसमें H2O वाला, इसी में ही एक अणु था, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन था वो बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इस प्रकार कर दी 4 की गुणा, और बचे हुए समीकरण को हम दोस्तों इसी प्रकार लिखेंगे H2 और इधर लिखेंगे Fe। अब दोस्तों हम बचा हुआ तत्व लेंगे जो अगला बचा है इन यौगिकों में। इसमें दोस्तों क्या बचा? हाइड्रोजन बचा है। अब दोस्तों अब आप देखोगे दोस्तों अगले पद में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे। दोस्तों हम जानते हैं 4 एकम 4 होता है, तो हम खाली 4 भी लिख सकते, 4 ही लिखेंगे, इसे गुणा में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे दोस्तों 4 और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, और दोस्तों यहाँ पर कितने हैं? 4। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, आयरन को ऐसे ही रखेंगे, इसे लिख देंगे इसी प्रकार। दोस्तों 4H2O ये इसी प्रकार लिखा जाएगा 4H2O। इसे आप ऐसे ना लिखें कि H8O4, ये भी तरीका गलत है। और दोस्तों इसे H2O इसके नीचे 4 लगा के मत लिखना, ये भी गलत तरीका है दोस्तों। ये दोनों गलत तरीके हैं। सही तरीका दोस्तों इस प्रकार होता है, और आप इसी तरह से गुणा लगाकर ही अपनी समीकरण को संतुलित करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम अगले पक्ष में दोस्तों इधर से हम संतुलित कर रहे हैं हाइड्रोजन को। हमने क्योंकि यहाँ पर देखा 8 हाइड्रोजन है दोस्तों, हमने यहाँ पर 4 की गुणा कर दी, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं हाइड्रोजन भी हमारे संतुलित हो गए और ऑक्सीजन भी। क्या बचा? सिर्फ आयरन बचा है। तो अगले पद में दोस्तों हम आयरन की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितने आयरन है दोस्तों? यहाँ पर 3। तो अगले पद में हम 3 की गुणा इस आयरन में कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों हमारा क्या हो गया, ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे अंतिम चरण हमारा होता है इन तत्वों की या इन यौगिकों की अवस्था भी लिखना, कि ये किस अवस्था में है। दोस्तों आपने अवस्था देखा होगा, अवस्था सामान्यतः आपने पढ़ा होगा ठोस, द्रव और गैस। लेकिन दोस्तों रसायन में या फिर रसायन विज्ञान के अंदर एक और अवस्था होती है जिसे बोलते हैं जलीय, ठीक है। तो दोस्तों हम इसे स्टेप 6 के अंदर, वैसे दोस्तों अधिकतम किताबों में या फिर अधिकतर जगह हम इन अवस्थाओं को लिखते नहीं हैं, लेकिन दोस्तों यही इसका आदर्श या फिर स्टैंडर्ड तरीका है। तो दोस्तों जैसे हम लिखेंगे 3Fe, ये क्या होता है? सॉलिड। S4 ये दोस्तों S रिप्रेजेंट करता है सॉलिड को, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है? 4H2O, दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है गैस को, G4 गैस। यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ है कि हमने पानी जो है वो गैस की फॉर्म में लिया है। और दोस्तों ये क्या है? Fe3O4, ये फेरस ऑक्साइड है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड। ये भी हमारा किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। और दोस्तों ये 4H2 है, ये दोस्तों होगा हमारा गैस की फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है दोस्तों। ये होता है हमारे समीकरणों को संतुलित करने का तरीका। दोस्तों ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए इस प्रकार किया है, आप इसी प्रकार से व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ये जो आपने स्टेप लिखा है ना सेकंड, ये आप दोस्तों बिना लिखे भी कर सकते हैं, सिर्फ अपने माइंड के अंदर करके। जैसे हमने इधर देखा, सबसे पहले हमें देखना है कि जिसके अधिक अणु है, किसके अधिक अणु है? ऑक्सीजन के। तो हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे, संतुलित। यहाँ 4 अणु है, यहाँ 1, तो हम यहाँ पर 4 की गुणा कर देंगे। फिर देखेंगे दोस्तों ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन हो गए 8, ऑक्सीजन हो गए बैलेंस। तो 8 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम, हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ 4 की गुणा कर देंगे। फिर दोस्तों हम देखेंगे आयरन बचा है, आयरन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ 3 की गुणा कर देंगे। और हमें
डायरेक्ट ही ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आ गया होगा। आप इसी प्रकार से दोस्तों और भी अभ्यास कर सकते हैं जिससे आप समीकरणों को संतुलित करना सीख जाएं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो क्या है दोस्तों, रासायनिक समीकरणों के या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की ओर। तो दोस्तों हमारा पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रियाएं। ये क्या होता है दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है दोस्तों, वे संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण क्या होगा दोस्तों, हम उदाहरण देखते हैं। हमने दोस्तों लिया कैल्शियम ऑक्साइड और इसकी अभिक्रिया कराई दोस्तों जल से, तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहां पर दोस्तों क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, बिना बुझा चूना। दोस्तों इससे आप परिचित हैं, ये क्या है, जल है। ये लिक्विड अवस्था में है, ये दोस्तों सॉलिड में है। और ये क्या है दोस्तों, एक्वस। मैंने आपको बताया था कि एक एक्वस और होती है जलीय, अर्थात दोस्तों जल में मिला हुआ है। इसे बोलते हैं दोस्तों बुझा चूना। दोस्तों दूसरी समीकरण हम ले लेते हैं। इसके लिए मैं दोस्तों कार्बन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराता हूं। ये दोनों दोस्तों गैस अवस्था में, जी से गैस। और दोस्तों जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलती है CO2। ये भी दोस्तों क्या है, गैस ही है। और यहाँ पर भी दोस्तों क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम चलते हैं वियोजन अभिक्रियाओं की ओर। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें जो हमारा अभिकारक होता है दोस्तों, अभिकारक क्या होता है, इधर वाला। ठीक है, अभिकारक क्या होता है दोस्तों, क्रिया करके छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक में, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उदाहरण दोस्तों आप देख लें क्या होता है दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं CaCO3। दोस्तों एक क्या होता है, चूना पत्थर होता है। क्या होता है दोस्तों, ये चूना पत्थर। जब इसे दोस्तों हम क्या करते हैं, सॉलिड होता है दोस्तों, जब इसे गर्म करते हैं, गर्म का मतलब दोस्तों तापन, टेम्परेचर देते हैं, तो दोस्तों ये टूट जाता है। किसमें, एक तो दोस्तों CaO में टूट जाता है और एक टूट जाता है दोस्तों ये CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये तो चूना पत्थर है, ये है दोस्तों अभी आपने देखा था बिना बुझा चूना। और ये क्या है दोस्तों, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, बिना बुझा चूना। दोस्तों आप इनके नाम भी याद करते रहें, आपकी परीक्षा में ये ऐसे के ऐसे ही पूछेगा, तो बेहतर होगा दोस्तों आप इन्हें अभी समय रहते ही याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया में ये हमारा एक ही क्या था, अभिकारक था, और ये टूट गया दो उत्पादों में, एक तो बिना बुझा चूना और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रियाएं दोस्तों क्या होती हैं, इसमें दोस्तों दो अभिकारक होते हैं, मिलकर एक बनाते हैं। इसमें एक होता है, टूटकर दो बनाता है। ठीक है, ये इनका डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकार पर, जो है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसका उदाहरण देखते हैं हम, क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने लिया Fe, ये कौन सी फॉर्म में होता है दोस्तों, सॉलिड, ठोस फॉर्म में होता है। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं दोस्तों कॉपर सल्फेट से। ये दोस्तों होता है हमारा एक्वस फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में होता है दोस्तों, जलीय फॉर्म में।
तो दोस्तों हमारा क्या मिलता है, FeSO4 प्राप्त होता है, और दोस्तों यहाँ से कॉपर मिलता है। ये होता है दोस्तों सॉलिड फॉर्म में, और ये होता है हमारा एक्वस फॉर्म में। ये तो दोस्तों हमारा आयरन है, ये है हमारा कॉपर सल्फेट, और ये है हमारा दोस्तों आयरन सल्फेट, और ये है हमारा दोस्तों कॉपर। तो दोस्तों जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर ये आयरन जो है वो किसे आयरन कॉपर को प्रतिस्थापित करके इसकी जगह पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। इसकी दोस्तों हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। दोस्तों हम लेते हैं Zn जिंक को, इसकी रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। ये दोस्तों सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। तो दोस्तों यहाँ से बनता है ZnSO4 जलीय अवस्था में, और दोस्तों यहाँ से मिलता है हमें कॉपर ठोस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, जिंक है। दोस्तों आपको इनके नाम प्रतीकों सहित याद होने चाहिए, तभी आप किसी रासायनिक समीकरण को करने में सक्षम होंगे। जिंक की रिएक्शन किससे कराते हैं, कॉपर सल्फेट से। तो दोस्तों हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, क्योंकि जिंक कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। दोस्तों इन विस्थापन रिएक्शनों के बारे में, विस्थापित अभिक्रियाओं के बारे में आप अगले पाठों में और भी विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। ये आपका आपस से परिचित है, कॉपर है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रकार की ओर। वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच में क्या होता है दोस्तों, आयनों का आदान प्रदान। आयनों का अर्थ होता है दोस्तों आवेश का आदान प्रदान होता है, उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं उन्हें, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण हम लेते हैं सोडियम सल्फेट। दोस्तों इसकी अभिक्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। तो दोस्तों हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है दोस्तों में, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये क्या है दोस्तों, सोडियम सल्फेट ये है दोस्तों हमारा बेरियम क्लोराइड, और ये है दोस्तों आपका बेरियम सल्फेट। दोस्तों मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, आपको इनके तत्वों के नाम पता होने चाहिए। ये क्या है दोस्तों, बेरियम सल्फेट, और ये है आपका सोडियम क्लोराइड। इसी दोस्तों नमक भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं दोस्तों, नमक बोलते हैं। आपसे दोस्तों साधारण तरीके से पूछ सकता है परीक्षा के अंदर कि नमक का सूत्र बताओ, तो आपको बताना होगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पर दोस्तों Na का किसके साथ में क्लोरीन के साथ में। यहाँ पर Na पर दोस्तों प्लस का एक चार्ज होता है और Cl पर माइनस का एक। तो दोस्तों प्लस का एक और माइनस का एक आपस में संयोग करके दोस्तों इन्होंने क्या कर लिया, एक उत्पाद बना दिया। और दोस्तों इसी प्रकार बेरियम पर प्लस का 2 होता है और सल्फेट पर माइनस का 2 होता है। इन्होंने भी आपस में संयोग करके क्या बना लिया, बेरियम सल्फेट बना लिया। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ है, प्लस का 1 का माइनस के 1 के साथ और माइनस के 2 के प्लस के 2 के साथ। तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के बचे हुए प्रकारों की, अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकार की ओर, जो है
उपचयन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसके किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अर्थात दोस्तों जो उत्पाद में हमारा कोई पदार्थ होगा उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों हम उदाहरण से समझते हैं कि ये कैसी अभिक्रिया होती है। दोस्तों हम लेते हैं कॉपर और कॉपर की अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन के साथ। दोस्तों हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कॉपर के पास ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो ये क्या है? उपचयन है। तो दोस्तों अगला उदाहरण ले लेते हैं। दोस्तों हम कार्बन की अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये बनता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्या है दोस्तों? इसमें भी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो ये भी है उपचयन अभिक्रिया। अब दोस्तों हम चलते हैं अपचयन अभिक्रिया की ओर। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसके किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है। दोस्तों आपको बहुत ध्यान से समझना है कि उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन में क्या होता है? कमी होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका उदाहरण देखते हैं दोस्तों, उदाहरण से हमें समझ में आएगा। दोस्तों हमने लिया 3Fe क्या होता है दोस्तों? आयरन। और हम लेते हैं दोस्तों 4 जल के अणु। तो दोस्तों हमारा मिलेगा Fe3O4 और यहाँ पर मिलेगा H2। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अणु, इसके पास क्या हो गया दोस्तों? ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पर इसके पास पहले ऑक्सीजन थे, अब यहाँ पर नहीं है, तो इसके पास ऑक्सीजन की कमी हो गई। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों? अपचयन हो रहा है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं एक बहुत साधारण तरीका बताता हूँ उपचयन और अपचयन को याद रखने का। तो दोस्तों आप जानते हैं इसके नाम में आ रहा है उपचयन। उपचयन का मतलब उप का मतलब दोस्तों, उप को ऐसे समझ सकते हो आप, ऊपर। ऊपर का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हम ऊपर चलते हैं तो बढ़ता है, कोई चीज ऊपर चल रहे हैं तो बढ़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ेंगे, और दूसरा जो बचा हुआ है उसका मतलब उसमें कमी होगी ऑक्सीजन की। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली ट्रिक अच्छी लगी होगी कि उप का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर का मतलब बढ़ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ेंगे, अपचयन में घटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अंतिम रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतिम प्रकार की ओर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतिम प्रकार की ओर, जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। अर्थात दोस्तों एक जगह तो ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा, और दूसरी जगह ऑक्सीजन घट जाएगा या फिर कमी हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? उपचयित, अपचयित या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका दोस्तों उदाहरण समझ लेते हैं हम। उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड और एक ले लेते हैं दोस्तों हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बनता है दोस्तों हमारा कॉपर और जल। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन के पास तो क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा उपचयन, मतलब ऊपर हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और दोस्तों कॉपर के पास आप देख रहे हैं, इसके पास क्या हो गया? यहाँ पर एक ऑक्सीजन थी, यहाँ पर कमी हो गई, तो इसका क्या हो गया दोस्तों? अपचयन। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों? यहाँ पर उपचयन और अपचयन एक साथ हो रहा है, तो ये कहलाएगी रेडॉक्स अभिक्रिया। अब दोस्तों इसका एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसका एक और उदाहरण है जिंक ऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों कार्बन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर हमें मिलता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जिंक के पास, कार्बन के पास तो दोस्तों क्या हुआ? वृद्धि हुई। तो दोस्तों उपचयन हो गया ऑक्सीजन की, क्योंकि कार्बन के पास वृद्धि हो गई, और जिंक के पास दोस्तों क्या हो गई? कमी। तो ये हो गया दोस्तों अपचयन। और दोस्तों जब जिस अभिक्रिया में दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं, उपचयन और अपचयन, उन्हें क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल कम से कम समय में पूरा पाठ
बिल्कुल विस्तार से समझाने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एकलव्य गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो अपनी साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे दोस्तों वो भी हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जय हिंद।